पिछले वीडियो में हम लोग इस स्टमक के बारे में चर्चा कर चुके हैं और स्टमक से जब भोजन निकलता है तो उसे हम काइम कहते हैं। इस काइम को बेसिक बनाने के लिए लीवर से बाइल जूस मिल जाता है और पैनक्रियाज से पूर्ण पाचक रस लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन मिल जाता है। उसमें क्या रोल होता है, इन सब की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस ड्यूडेनम में पूर्ण पाचक रस मिल गया और बाइल जूस मिल गया। अब यहां पे भोजन का पाचन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहां से जब भोजन आगे बढ़ेगा तो इसमें सब पूर्ण पाचक रस मिल गया, बाइल जूस मिल गया, तो भोजन अब ये पूरे छोटी आंत में, छोटी आंत का जो अगला भाग जेजुनम होता है और इलियम होता है, यहां तक पूरा भोजन फैल जाएगा। उससे उसको स्पेस मिल जाएगा। सभी उसमें एंजाइम मिल चुके हैं तो उसको और स्पेस चाहिए पाचन होने के लिए, तो जेजुनम तक फैल जाता है तो उसमें उसका पाचन होता है, जगह उसको ज्यादा मिल जाता है, सरफेस एरिया उसको ज्यादा मिल जाता है, तो पाचन और अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद जेजुनम के बाद जब काइम हमारा और आगे बढ़ेगा तो छोटी आंत के आखिरी भाग इलियम में जाएगा। इलियम में 5 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। पांचों एंजाइम के नाम याद करने के लिए देखिए, ऐसे उसको हम लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, SMELL। इसको याद करने के लिए ये स्पेलिंग बनाई गई है, SMELL। ये याद हो जाता है इस तरीके से। ये शॉर्ट फॉर्म है। 5 तरीके के एंजाइम निकलेंगे। कौन कौन से एंजाइम? सबसे पहले निकलता है सुक्रेज, ये सुक्रोज को पचाएगा। माल्टेज, ये माल्टोज को पचाएगा। अब यहां पे देख लेते हैं आखिरी, ऐसा ही एक और मिलता जुलता नाम है लैक्टेज। लैक्टेज जो होगा वो लैक्टोज को पचाएगा। अब ये क्या होते हैं? ये सभी लैक्टेज, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं। जब ये न्यूट्रिशन चैप्टर उसमें जब बताएंगे तो इसमें इसको विस्तार से बताएंगे। यहां पे हमें सिर्फ याद करना है कि 5 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। 3 का काम तो आसान है बिल्कुल। सुक्रेज सुक्रोज को पचाएगा, माल्टेज माल्टोज को पचाएगा और लैक्टेज लैक्टोज को पचाएगा। याद करने के लिए इन सब में ASE लगा है। सुक्रेज किसको पचाएगा? सुक्रोज, OSE लगा है। माल्टेज ASE लगा है, माल्टोज को पचाएगा। यहां लैक्टेज लैक्टोज को पचाएगा। 3 हो गए। अब ये 2 बीच वाले देखते हैं, ये क्या है। इन 5 में से ये हो गया माल्टेज, हो गया, और लास्ट वाला लैक्टेज हो गया। 2 बचे। ई से होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाएगा। देखिए, प्रोटीन का पाचन आसान नहीं होता है। प्रोटीन पाचन के कई स्टेप होते हैं। स्टमक में यानी पेट में बताया था कि अमाशय में कि उसमें पेप्सिन निकलता है, फिर वो भी प्रोटीन को पचाता है। पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन निकलता है, वो भी प्रोटीन को पचाता है। और यहां पे इरेप्सिन निकलता है, ये भी प्रोटीन को पचाता है। तो ये 3 स्टेप में होता क्या है, प्रोटीन पहले पेप्टोन में बदलता है, मतलब स्टमक में पेप्टोन में बदल जाएगा। उसके बाद पेप्टोन पेप्टाइड में बदलेगा, फिर पेप्टाइड के बाद लास्ट में तीसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में ये एमिनो एसिड में बदल जाएगा। तो हमारा शरीर इस एमिनो एसिड को ही ग्रहण करता है। इसीलिए आप जब हम शुरू से पाचन के बारे में बता रहे थे, पहले पेट में भी बताया, अमाशय में भी बताया प्रोटीन का पाचन होता है, फिर पैनक्रियाज से भी जो निकलता है एंजाइम उससे भी प्रोटीन का पाचन होता है, फिर यहां भी प्रोटीन का पाचन होता है। तो
अलग अलग फॉर्म, प्रोटीन का अलग अलग फॉर्म बनता है, लास्ट में वो रूप बन जाता है जिसे हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। तो क्या होगा, प्रोटीन पहले पेप्टोन में बदलेगा, फिर पेप्टाइड में बदलेगा, फिर एमिनो एसिड। इस फॉर्म को हमारा शरीर ग्रहण कर सकता है। इस रूप में हम खाते हैं और इस रूप में हमारा शरीर ग्रहण करता है। एमिनो एसिड में 20 तरीके के एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड जब न्यूट्रिशन चैप्टर बताएंगे तो फिर उसी में इसको क्लियर करेंगे। यहां पे सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि प्रोटीन हमारा पेप्टोन में, फिर पेप्टाइड में, फिर एमिनो एसिड में बदल जाता है। अब ऐसे ही आप देखेंगे इसमें एक एल बच गया है। एल से होता है लाइपेज। इसको मैंने बताया था कि ये फैट को पचाता है। तो ये भी 2 स्टेप में होंगे। फैट ग्लिसरॉल में बदलता है और फिर ग्लिसरॉल जो होता है वो फैटी एसिड में बदल जाता है और फैटी एसिड हमारा शरीर, उस रूप को हमारा शरीर ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से इस छोटी आंत में, छोटी आंत के आखिरी भाग तक इलियम, डेडुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इलियम तक पूर्ण रूप से पाचन हो चुका होता है भोजन में। अब सभी तरीके के एंजाइम उसमें मिल चुके हैं। जितना पाचन आवश्यक होता है उतना पाचन हो चुका है। अब इसके आगे भोजन का अवशोषण होगा। तो इस छोटी आंत के ही लास्ट भाग को हम कहते हैं विलाई, VILLI, विलाई कहा जाता है। ये उंगली नुमा संरचना होती है, उंगली जैसी संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां पे जो भोजन पच गया है, तो पचा है तो उसमें से न्यूट्रिएंट निकले होंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। ये विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर वो ब्लड के माध्यम से या वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यानी कि छोटी आंत में आप देखेंगे, यहां तक अभी तक तो पाचन हो रहा था, छोटी आंत में पाचन तो होता ही है और साथ में अवशोषण भी होता है। इसमें पाचन होगा और इसके लास्ट भाग में क्या नाम होता है, विलाई, VILLI, विलाई। इस विलाई में क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व भोजन से हमें मिले हैं वे अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। शरीर में कहां पहुंचेगा, शरीर में कोशिकाओं के पास पहुंचेगा और कोशिकाएं क्या करेंगी, कोशिकाओं में उससे वृद्धि होगी और भी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से भोजन हमें हमारा पच गया और हमारे शरीर तक पहुंच गया। अब देखिए, विलाई के बाद हमारा भोजन अब यहां से जब ये बड़ी आंत में जाएगा, छोटी आंत का पार्ट विलाई पे खत्म हो जाता है, इसके बाद भोजन हमारा बड़ी आंत में जाता है। ये देखिए, ये बाहरी स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं बड़ी आंत। हालांकि साइज में जब देखेंगे लंबाई में, तो लंबाई में ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, लेकिन इसको छोटी आंत कहते हैं, इसको बड़ी आंत कहते हैं। ये मोटाई को देख करके कहा जाता है। ये कुछ ज्यादा मोटा होता है और ये पतला होता है, इसलिए इसको छोटी आंत और इसको बड़ी आंत कह देते हैं। छोटी आंत से भोजन जब बड़ी आंत में जाएगा तो इसे हम कहेंगे काइल, CHYLE। देखिए, मुंह में जब भोजन चबाया तो उसे बोलस कहा गया। उसके बाद स्टमक से जब निकला था तो उसे काइम कहा गया और जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में गया तो उसे हम कहेंगे काइम। अब इस काइम में पोषक तत्व नहीं होता है, इसमें अब पानी का सिर्फ अवशोषण हो जाएगा। देखते हैं इस बड़ी आंत के बारे में भी थोड़ा और विस्तार से। देखिए, वो छोटी आंत के बाद जो ये संरचना दिखाया था, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत से बड़ी आंत जहां पे जुड़ती है उसे हम कहते हैं सीकम कहेंगे, सीकम कहेंगे। और
उसके बाद इस पूरी संरचना को हम कहेंगे कोलोन, यहां तक का। सीकम के बाद कोलोन, इसको मुख्य रूप से बांटेंगे सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनस। सीकम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं, और एनस, एनस को हिंदी में गुदा कहते हैं। तो छोटी आंत से जहां ये जुड़ता है उसे हम सीकम कहेंगे, और उसके बाद वाले हिस्से को हम कोलोन कहेंगे। अब इस कोलोन के भी कई नाम दिए गए हैं, आप सिंपली इसको कोलोन कैसे, इस पूरे को कोलोन कह सकते हैं, लेकिन इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। कैसे, आसान है याद करना। देखिए यहां से ये हिस्सा ऊपर चढ़ता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एसेंडिंग कोलोन। बढ़ते क्रम को एसेंडिंग कहा जाता है। तो ये देखिए ये ऊपर चढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे एसेंडिंग कोलोन। और यहां से यहां तक का हिस्सा ये क्षैतिज है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद यहां से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। ये ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग, नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, और ये क्षैतिज है तो इसे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब क्षैतिज ही होता है। उसके बाद ये लास्ट वाला हिस्सा ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ एक सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है, जैसे कोई आपने एक लाइन खींचा, इसमें से कोई एक टुकड़ा आपने ले लिया, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। इस टुकड़े को हम कहेंगे सेगमेंट, या किसी भी चीज का एक टुकड़ा उसमें से निकाल लिया तो उसे हम कहेंगे सेगमेंट। उसी तरीके से इसका एक टुकड़ा यहां तक जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे सिग्माइड कोलोन। सेगमेंट से याद रखेंगे, इसको हम कहेंगे सिग्माइड कोलोन। उसके बाद तो रेक्टम है ही है। रेक्टम मलाशय जिसमें हमारा स्टूल इकट्ठा रहता है, और एनस, एनस से हमारा जो स्टूल जो होता है वो समय समय पर मल त्याग यानी कि उसको बाहर कर दिया जाता है। तो बड़ी आंत को थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत जो जुड़े होते हैं वहां पे उस हिस्से को हम कहते हैं सीकम। इस पूरे को कहेंगे कोलोन। इस कोलोन को भी अलग अलग नाम दे दिया गया है। ऊपर जा रहा है तो एसेंडिंग कोलोन, क्षैतिज है ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, एक सेगमेंट बचा तो इसे कहेंगे सिग्माइड कोलोन। फिर उसके बाद रेक्टम, यहाँ पे मल इकट्ठा रहता है, और उसके बाद एनस, एनस हिंदी में गुदा कहते हैं, उससे समय समय पर मल बाहर निकल जाता है। यहां पे सीकम के पास आप देखेंगे एक ये छोटी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अब हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है। इसे कहा जाता है अवशेषी अंग। ये पहले मनुष्य जब पेड़ पौधों के छाल या पत्तियां जब खा के रहता था तब ये काम करता था। अब ये काम नहीं करता है, तो इसे हम कहते हैं अवशेषी अंग। ये मुख्य रूप से सेलुलोज को पचाने के काम आता है। पेड़ पौधों के रेशों में, पत्तियों में जो रेशेदार होते हैं या छाल जो होते हैं, उनमें रेशे पाए जाते हैं, यानी कि सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज को पचाने में साथ, अब तो आदमी सेलुलोज खाता नहीं है, तो इसका कोई अंग नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यानी अवशेषी अंग। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जो हमारे शरीर में तो होते हैं, लेकिन उनका कार्य कोई विशेष नहीं होता है या नहीं ही होता है। जैसे अवशेषी अंग में आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा ये पिन्ना, कर्ण पल्लव जिसको कहा जाता है, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अब कहने के लिए कह सकते हैं, आप इसमें चश्मा पहनते हैं तो इसका रोल है, या फिर मास्क लगाते हैं तो इसका रोल है, लेकिन वो कोई रोल नहीं है। शरीर के लिए कोई उसका रोल नहीं है। आप अलग से आप यूज कर लेते हैं दिमाग लगा के, तो वो एक अलग बात होगी। तो बड़ी आंत में जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब काइल आएगा तो इसमें सिर्फ पानी का अवशोषण होगा और
जो लिक्विड रूप में हमारा काइम हो गया था वो अब हो जाएगा सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस, और उसका जो पानी का अवशोषण हो जाएगा और इस बड़ी आंत के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा उसमें म्यूकस मिला दिया जाता है, म्यूकस उसमें मिल जाता है, जिससे कि जो स्टूल के एक्सक्रेशन में आसानी रहती है। इस प्रकार से हमारा पाचन लगभग पूरा हो गया है। हम देखते हैं पाचन को केमिस्ट्री की भाषा में एक जगह देख लेते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो एक कैटाबोलिज्म है। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, कोई चीज जोड़ करके बनाई जाती है। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कोई भी चीज होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके या उसके घटक तत्वों में उसको विभाजित कर देना कैटाबोलिज्म कहलाता है। आप उसको यूं समझ लीजिए, कैटाबोलिज्म मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, यानी कैटाबोलिज्म काटना, काट काट करके छोटा करना। यानी कि आप खाए प्रोटीन, फिर प्रोटीन के उसके रूप बदलते गए, उसमें से यानी भोजन किया आपने, भोजन में से अलग अलग न्यूट्रिएंट निकलते चले गए। भोजन में से प्रोटीन निकल गया, कार्बोहाइड्रेट निकल गया, इस तरीके से। यानी कि जो भी आपने खाया उसमें से उसका कैटाबोलिज्म हुआ, यानी कि उसके घटक तत्वों को विघटित किया गया, अपने घटक तत्वों में उसको विघटित किया गया, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो डाइजेशन जो है एक कैटाबोलिज्म की क्रिया है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन क्या है, जब आप भोजन मुंह में रखते हैं यानी ग्रहण करते हैं तो उसे हम इंजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है। मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है, स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो उसे हम कहेंगे डाइजेशन। पहले इंजेशन, अंतःग्रहण, उसके बाद फिर भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, भोजन का जब पाचन हो गया तो उसके पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अवशोषण। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जब इसमें से पोषक तत्व, भोजन में से पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंच गया तो वे कोशिकाएं उसको अपने वृद्धि में या अपने पोषण में या फिर अन्य जैविक क्रियाओं में उसका यूज करती हैं, या फिर उससे ऊर्जा बनती है, यानी कोशिकाओं द्वारा जब यूज किया जाता है पोषण के लिए, वृद्धि के लिए या ऊर्जा बनाने के लिए जब यूज किया जाता है तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है, भोजन का जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो हमारे शरीर से जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्सक्रेशन या मल परित्याग। तो इस प्रकार से डाइजेशन हमारा जो होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन। रूमिनेंट क्या होता है, इसी में देख लेते हैं। डाइजेशन में एक दो जीवों के बारे में और देख लेते हैं। मनुष्य के बारे में तो कंप्लीट हो गए, एक दो जीव और देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये कोई गाय है, इनमें क्या होता है, इनमें क्या खासियत होती है, इसमें आपने देखा होगा ये हमेशा मुंह चलाते रहते हैं यानी जुगाल करते रहते हैं, इनको रूमिनेंट कहा जाता है। ये क्या होता है, हमारे स्टमक के, जैसे मनुष्यों के स्टमक के जैसे 3 पार्ट होते हैं, वैसे इनके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। उसमें एक पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं रूमेन। अब ये घास भूसा खाने वाले जो जानवर हैं, ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। जब इनको भोजन दिया जाता है तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो ये रूमेन में चला जाता है। वहां पे इसका अर्ध पाचन होता है, सेमी डाइजेशन, अर्ध पाचन होता है, मतलब थोड़ा पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पिंडों के रूप में वापस मुंह में लेते हैं और उसको चबा चबा करके उसका पाचन करते हैं, फिर उसको निगल जाते हैं। तो रूमेन, इसमें जो पाचन होता है, अर्ध पाचन होता है, उसे हम रूमिनेशन कहते हैं।
और इस प्रकार के जीव जो भोजन को एक बार निगल लेते हैं, फिर छोटे छोटे पिंडों में वापस ले आते हैं, फिर इनको चबा करके उनका पाचन करते फिर निगलते हैं, ऐसे जीवों को रूमिनेंट कहा जाता है या फिर रोमंथी जानवर या रूमिनेंट कहा जाता है। ये तो हो गया जिनके में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उनमें कैसे होता है डाइजेशन? जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, जैसे कि अमीबा, एक एग्जांपल लिया है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर, इनमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इनमें देखिए अमीबा जो होता है ये अपना आकार बदलते रहता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आकार बदला, जैसे ही ये भोजन को देखता है अपने, वहां पे उंगली नुमा संरचना निकालेगा और उसको अंदर ले लेगा। तो यहाँ पे इसका हो गया इंजेशन। अब फिर यहाँ पे क्या कर लेगा, उसको अब बंद कर लिया। जब बंद कर लेगा तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा डाइजेशन। इनमें भी पाचक रस निकलते हैं और उस जो भी वो खाया रहता है, उसका जो भी भोजन रहता है, उसको जो भी खाता है वो, उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद अवशोषण हो जाता है। अब अवशोषण के बाद कुछ ना कुछ पदार्थ होगा जिसका एक्सक्रेशन करने की जरूरत है। तो अवशोषण के बाद जो अब पाचन नहीं हो पाया है, जिनका एक्सक्रेशन जरूरी है, तो फिर ये अपना वो स्पेस बनाता है। इन्हें हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये जो इनका मुंह निकलता है इसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये इनकी सहायता से ये चलते भी हैं और इनकी सहायता से भोजन भी पकड़ते हैं, फिर उसका एक्सक्रेशन हो जाए। इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, बस इनकी प्रक्रिया यही है। कोई भी आया, इनका जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसको सीडोपोडिया से पकड़ लेंगे, बंद कर लेंगे, पाचक रस निकलेगा, पाचन हो जाएगा, जो अनपचे पदार्थ होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। तो ये एक कोशिकीय जीवों में इस प्रकार से होता है। ऐसे ही आप हाइड्रा में देखेंगे। हाइड्रा में ये टेंटिकल्स होते हैं इसकी सहायता से ये पकड़ लेता है, जो भी अपना भोजन होता है उसको पकड़ता है और उसके बाद ये अंदर ले लेगा। फिर उसका यहाँ पे पाचन हो जाएगा। पाचन होने के बाद जो भी पदार्थ बचे होंगे उसका एक्सक्रेशन हो जाएगा और फिर ऐसे ही अपना ये बढ़ते रहते हैं। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, जैसे जैसे भोजन मिलेगा वैसे वैसे वो बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से एक कोशिकीय जीवों में भी पाचन होता है। तो मुझे लगता है 2 या 3 वीडियो बने डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में, तो इतना काफी है। और भी कुछ चीजें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से बच जाएंगी तो वो किसी और वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।